तो चलिए आज बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, उसकी शक्ति की और उसमें सुधार की जरूरत की। हम सिक्योरिटी काउंसिल को देखेंगे, समझेंगे कि ये बना कैसे और क्यों भारत जैसे देश दशकों से इसमें एक परमानेंट सीट के लिए लड़ रहे हैं। ये बात कही थी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2004 में। और देखिए, ये बयान आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ये पूरी बहस की नींव है कि क्या यूएन आज की दुनिया को सही मायने में रिप्रेजेंट करता है। और यहीं से भारत इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश दुनिया की सबसे पावरफुल काउंसिल का परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें यूएन के पूरे स्ट्रक्चर पर, उसकी ताकत पर और उसकी कमियों पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो ठीक है, चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे हम यूएनएससी कहते हैं, उसमें परमानेंट सीट के लिए भारत की जो मांग है वो कोई आज की नहीं है। भारत दशकों से अपनी दावेदारी के लिए बहुत मजबूत तर्क देता आया है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, यूएन के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स में से एक, बढ़ती आर्थिक ताकत, इतनी बड़ी आबादी, ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज। भारत का केस बहुत सीधा है कि वो परमानेंट मेंबरशिप के हर क्राइटेरिया पर खरा उतरता है। और जैसा मैंने कहा, ये कोई नई बात नहीं है। जरा सोचिए, 1946 में आज़ादी से भी पहले जवाहरलाल नेहरू ने भारत को दुनिया की 4 बड़ी ताकतों में गिना था, अमेरिका, रूस और चीन के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि ये इच्छा कितनी पुरानी और कितनी गहरी है। तो फिर सवाल वही है कि अगर भारत का केस इतना स्ट्रांग है तो फिर प्रॉब्लम क्या है, रुकावट कहाँ है? और इसका जवाब हमें मिलता है सिक्योरिटी काउंसिल के उस बेसिक स्ट्रक्चर में जो 1945 में बनाया गया था। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये 1945 की दुनिया और आज की दुनिया के बीच का फर्क दिखाता है, और ये फर्क बहुत बड़ा है। सोचिए, 1945 में लगभग 50 आजाद देश थे, आज 190 से भी ज्यादा हैं। तब पावर का मतलब था फौजी ताकत। आज इकोनॉमिक पावर और सॉफ्ट पावर की बात होती है। मतलब साफ है, सिक्योरिटी काउंसिल जिस दुनिया के लिए बनी थी वो दुनिया अब है ही नहीं। और इसी पुराने स्ट्रक्चर का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा है वीटो पावर। ये क्या है? ये P5 देशों यानी चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका को दी गई एक स्पेशल पावर है। इस पावर से वो किसी भी प्रस्ताव को अकेले ही रोक सकते हैं, भले ही बाकी पूरी दुनिया उसके पक्ष में क्यों ना हो। अच्छा, जब इसे बनाया गया था तो इसके पीछे एक सोच थी। आइडिया ये था कि दुनिया की बड़ी ताकतें यूएन का हिस्सा बनी रहें और यूएन कभी भी अपने सबसे शक्तिशाली मेंबर्स के खिलाफ कोई एक्शन ना ले। ये एक तरह से पिछले फेलियर से बचने का एक तरीका था। लेकिन हुआ क्या? समय के साथ ये वीटो पावर सहमति बनाने का टूल कम और किसी भी एक्शन को रोकने का एक हथियार ज्यादा बन गया। एक ऐसा हथियार जो सिर्फ गतिरोध पैदा करता है। और ये आंकड़े देखें, ये खुद अपनी कहानी कहते हैं। सिर्फ 2000 से 2024 के बीच रूस ने 36 बार वीटो इस्तेमाल किया है, अमेरिका ने 18 बार और चीन ने 16 बार। इससे साफ पता चलता है कि इसका इस्तेमाल ग्लोबल कंसेंसस के लिए नहीं, बल्कि अक्सर अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए होता है। और इसका असर जमीन पर दिखता है, बहुत गंभीर असर। चाहे वो सीरिया का सिविल वॉर हो, यमन हो, यूक्रेन पर हमला हो या फिर गाजा का संकट, हर बड़े संकट में सिक्योरिटी काउंसिल वीटो की वजह से पंगु नजर आई है और इसने काउंसिल की अपनी क्रेडिबिलिटी पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। तो इसी डेडलॉक को तोड़ने के लिए अब सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की मांग बहुत तेज हो गई है और इस लड़ाई में भारत सबसे आगे खड़ा है। और इस लड़ाई में भारत अकेला नहीं है, एक ग्रुप है G4। इसमें है ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान। ये चारों देश एक दूसरे की परमानेंट सीट की दावेदारी को सपोर्ट करते हैं। इनका कहना है कि काउंसिल को 15 से बढ़ाकर 25 मेंबर का किया जाए ताकि वो आज की दुनिया को सही से रिफ्लेक्ट कर सके। लेकिन देखिए, भारत की राह इतनी आसान भी नहीं है। एक तरफ जहां मजबूत तर्क हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। जैसे जम्मू और कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है। कुछ पड़ोसी देश विरोध करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि रीजन में पावर बैलेंस बदले, और फिर मानवाधिकारों के रिकॉर्ड को लेकर भी चिंताएं जताई जाती हैं। तो ये मामला काफी कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि अभी बातचीत किस मोड़ पर है। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे पेचीदा सवाल यही है कि अगर नए परमानेंट मेंबर्स बनते हैं तो क्या उन्हें वीटो पावर मिलेगी? अभी टेबल पर 2 मेन मॉडल्स हैं। एक है 2 टियर मेंबरशिप,
मतलब नए परमानेंट मेंबर तो बनेंगे लेकिन उनके पास वीटो पावर नहीं होगी। भारत इसके सख्त खिलाफ है क्योंकि इससे परमानेंट मेंबर्स की 2 क्लास बन जाएंगी। दूसरा मॉडल है डेफर्ड वीटो, यानी नए मेंबर्स को वीटो पावर तो मिलेगी लेकिन 15 साल के रिव्यू पीरियड के बाद। इस पर भारत एक समझौते के तौर पर राजी हो सकता है। और यूएन में भारत के प्रतिनिधि पी हरीश ने हाल ही में जो कहा वो इस पूरी सिचुएशन को सम अप करता है। उन्होंने कहा कि 2 ही कोर इशू हैं, मेंबरशिप और वीटो, और ये बिल्कुल साफ है कि लगभग 80 साल पहले बना ये स्ट्रक्चर आज की जियोपॉलिटिकल सच्चाई से मेल नहीं खाता। और आखिर में यही सबसे बड़ा सवाल बचता है। ये यूएनएससी रिफॉर्म का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। आप एक ऐसे सिस्टम में सुधार कैसे ला सकते हैं जिसमें बदलाव करने का अधिकार उन्हीं लोगों के हाथ में है जिनके पास वीटो है, यानी जो मौजूदा सिस्टम से सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। और इस सवाल का जवाब जो भी हो, उसी पर शायद दुनिया की आने वाली शांति और सुरक्षा टिकी हुई है। जरा सोचिए, एक ऐसी ताकत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, उनमें से कोई भी सिर्फ एक देश किसी भी रेजोल्यूशन को अकेले ही रोक सकता है, और ये तब भी हो सकता है जब बाकी सारे सदस्य उस प्रस्ताव के हक में हों। और देखिए, इस ताकत के जो नतीजे रहे हैं ना, वो कई बार बहुत ही विनाशकारी साबित हुए हैं। जब जब दुनिया को एक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, चाहे वो सीरिया का गृह युद्ध हो या फिर हाल के गाजा और यूक्रेन के संकट, इसी वीटो ने काउंसिल को एक तरह से पंगु बना दिया, उसे बेअसर कर दिया। और इसमें यूएन की जो असल क्षमता है, यानी दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, उस पर ही बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में ले आती है। मतलब वीटो को जिस इरादे से बनाया गया था और आज उसके जो नतीजे निकल रहे हैं, उनके बीच का जो एक बुनियादी टकराव है, उस पर बात करते हैं। अब इस पूरी दुविधा के 2 पहलू हैं, 2 अलग-अलग नजरिए हैं जो आपस में टकराते हैं। एक तरफ है इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी, यानी संस्थागत स्थिरता का तर्क। ये 1945 का ओरिजिनल आइडिया था कि भाई बड़ी ताकतों को साथ रखो ताकि एक और वर्ल्ड वॉर ना हो। और दूसरी तरफ है ग्लोबल लेजिटिमेसी, यानी वैश्विक वैधता की आज की मांग। इसका कहना है कि काउंसिल को आज की दुनिया को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ना कि कोई 80 साल पुरानी दुनिया को। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इसकी जड़ों को समझते हैं। देखिए, वीटो कोई गलती नहीं थी। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोच समझकर किया गया एक बहुत ही प्रैक्टिकल सौदा था। और वक्त के साथ साथ वीटो का इस्तेमाल करने का तरीका भी पूरी तरह बदल गया। कोल्ड वॉर के दौरान तो ये एक आइडियोलॉजिकल हथियार बन गया, जिसने काउंसिल को कई मौकों पे बिल्कुल बेबस कर दिया। फिर कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद एक छोटा सा दौर आया जब सब कुछ ठीक ठाक लगा, सहयोग बढ़ा। लेकिन 21वीं सदी में हम फिर से वही देख रहे हैं। जियोपॉलिटिकल दुश्मनी लौट आई है और वीटो का रणनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, जहां देशों के अपने हित दुनिया की सुरक्षा पर भारी पड़ रहे हैं। और जैसा कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट जस्टिन मॉरिस ने भी कहा है, P5 देशों के अपने राष्ट्रीय हितों ने हमेशा काउंसिल की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। इससे एक आम धारणा ये बन गई है कि काउंसिल दुनिया की भलाई के लिए कम और कुछ ताकतवर देशों के हितों की रक्षा के लिए ज्यादा काम करती है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के संकट की। ये बहस इस बात पर है कि काउंसिल का जो ढांचा है वो इतना पुराना हो चुका है कि आज की दुनिया की सच्चाई से उसका कोई मेल ही नहीं है। और इसके लिए सिर्फ आंकड़े ही देख लें तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। 1945 में जब यूएन बना, दुनिया में 50 के आसपास आज़ाद देश थे। आज 190 से ज्यादा हैं। अब ऐसे में एक ऐसी सिक्योरिटी काउंसिल जहां एजेंडा सिर्फ चंद देश तय करें, ये सिस्टम अब कैसे टिक सकता है? और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, आंकड़े इस बात का सबूत हैं। सिर्फ साल 2000 से 2024 के बीच का डेटा देखें तो रूस ने 36 बार वीटो इस्तेमाल किया, अमेरिका ने 18 बार और चीन ने 16 बार। ये आंकड़े अपने आप में 21वीं सदी के जियोपॉलिटिकल तनाव की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। और मजे की बात यह है कि ठीक इसी दौरान P5 के जो बाकी 2 मेंबर हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, उन्होंने एक बार भी वीटो का इस्तेमाल नहीं किया, 0। ये फर्क साफ दिखाता है कि P5 के अंदर भी कितनी अलग-अलग सोच और प्राथमिकताएं हैं। और यहीं से उठती है प्रतिनिधित्व की मांग। ग्लोबल साउथ के देश, उनका तर्क बिल्कुल सीधा है कि काउंसिल का स्ट्रक्चर पुराना पड़ चुका है। यह कैसे सही हो सकता है कि यूरोप, जिसकी आबादी दुनिया की सिर्फ 8% है, उसके पास काउंसिल की 40% परमानेंट सीटें हों? भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान जैसे देश, जिन्हें G4 कहा जाता है, वो लगातार परमानेंट सीट की मांग कर रहे हैं। और इनके साथ साथ कई विकासशील देशों को लगता है कि उनकी बात सुनी ही नहीं जाती। तो फिर सवाल वही है, क्या इस सिस्टम को ठीक किया जा सकता है? चलिए
अब कुछ ऐसे रिफॉर्म प्रस्तावों पर नजर डालते हैं जो स्थिरता और वैधता के बीच की इस खाई को भरने की कोशिश करते हैं। इसमें से एक बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव है डबल वीटो सिस्टम। अब देखिए, ये वीटो को खत्म करने की बात नहीं करता, बल्कि इसे इस्तेमाल करने की शर्त को थोड़ा मुश्किल बना देता है। इसमें यह कहा गया है कि कोई एक देश अकेले वीटो नहीं कर सकता। किसी भी प्रस्ताव को रोकने के लिए कम से कम 2 P5 सदस्यों का ना कहना जरूरी होगा। अच्छा, अब समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। मान लीजिए एक प्रस्ताव को 12 वोट मिल गए, जो पास होने के लिए काफी हैं। अब अगर सिर्फ एक परमानेंट मेंबर नहीं वोट करता है, तो इस डबल वीटो सिस्टम के तहत उसका वीटो फेल हो जाएगा। प्रस्ताव को गिराने के लिए एक और परमानेंट मेंबर को भी उसके खिलाफ वोट करना ही होगा। तो जाहिर है, ये सिस्टम आम सहमति बनाने पर जोर देता है और किसी एक देश की मनमानी को रोकता है। एक और दिलचस्प आइडिया है वीटो अकाउंटेबिलिटी इंडेक्स का। ये कोई कानून नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल टूल है। इसका मकसद है वीटो इस्तेमाल करने की पॉलिटिकल कॉस्ट, यानी राजनीतिक कीमत को बढ़ाना, खासकर तब जब मामला बड़े पैमाने पर हो रहे नरसंहार या अत्याचारों को रोकने का हो। आइडिया यह है कि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी से P5 देशों पर नैतिक और राजनीतिक दबाव बनाया जाए, ताकि वे ज्यादा जिम्मेदारी से काम करें। अब भारत जैसे बड़े देशों का क्या रुख है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। भारत 2 टियर सिस्टम को तो साफ साफ नकारता है। मतलब वो ऐसी परमानेंट मेंबरशिप नहीं चाहता जिसमें नए सदस्यों को वीटो पावर ना मिले। भारत का तर्क है कि इससे तो परमानेंट मेंबर्स की एक नई और कमजोर कैटेगरी बन जाएगी। हाँ, लेकिन भारत एक प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है जिसमें नए सदस्य 15 साल के लिए अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल ना करने पर राजी हो जाएं। तो यहां बातचीत की एक गुंजाइश दिखती है। और यही हम इस पूरी बहस की सबसे बड़ी और कह सकते हैं कि सबसे विडंबनापूर्ण रुकावट पर पहुंचते हैं। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स क्या है जानते हैं? वीटो में सुधार की राह में सबसे बड़ा रोड़ा खुद वीटो ही है। सोचिए, UN चार्टर में कोई भी बदलाव करने के लिए उन्हीं P5 देशों की सहमति चाहिए जो इस मौजूदा सिस्टम से सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। तो जाहिर है, वो अपनी ही ताकत कम करने वाले किसी भी सुधार पर वीटो कर सकते हैं। और यही चीज किसी भी बड़े बदलाव को लगभग नामुमकिन बना देती है। तो अंत में हम इसी एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या एक ऐसा सिस्टम जो 1945 की दुनिया के पावर बैलेंस को दिखाने के लिए बनाया गया था, वो आज की यानी 21वीं सदी की इस जटिल और मल्टीपोलर दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सकता है? इस सवाल का जो भी जवाब होगा, वही ग्लोबल गवर्नेंस का भविष्य तय करेगा। अगर ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।